Yes class, welcome back टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। हमने जो स्टार्ट किया था वो इनकम टैक्स को स्टार्ट किया था। मेनली हमारा फोकस अभी HPSC एग्ज़ाम पे है, लेकिन जो ये क्लासेस हैं बिल्कुल फाउंडेशन क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इनको ना सिर्फ HPSC के लिए बल्कि आप अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही ये आपके UGC नेट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाली हैं। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। जो पिछले क्लास में हमने किया था उसको आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फास्टली मोड पे, देन आगे का अपना कंटिन्यू करेंगे। इनकम टैक्स को समझा था। इनकम टैक्स कौन लगाता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। आर्टिकल 246 के थ्रू इनकम टैक्स लगाया जाता है। शेड्यूल 7 आपके कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लिस्ट देता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर बोला गया है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को जो है वो टैक्स फ्री किया है। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। साथ में हमने फाउंडेशन ऑफ इनकम टैक्स के अंदर मेन 5 पैरामीटर्स पढ़े थे जिनके ऊपर आपका इनकम टैक्स बेस होता है। सबसे मेन तो आपका इनकम टैक्स एक्ट ही जो बना था। सेकंड है आपका एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, जो एनुअली आता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं, जिसको हम बजट भी बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल एक्ट के अंदर ही ये पता चलता है कि इस साल जो आप पैसा कमाओगे उस पे अगले साल आपको कितना टैक्स देना होगा। देन कुछ इनकम टैक्स रूल हैं जो आपके इनकम टैक्स एक्ट से ही निकाले गए हैं। फिर भी किसी लूप हॉल के कारण अगर कोई केस हो जाता है किसी कंपनी पे, तो उसका जो भी लीगल डिसीजन आता है वो फ्यूचर में भी बाइंडेड रहता है सभी के लिए। एंड एडिशनल कुछ सर्कुलर या नोटिफिकेशन आता है जिसमें कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट की जाती है या किसी भी टैक्स पॉलिसी को और बेटर तरीके से क्लैरिफाई किया जाता है। वो आपका सर्कुलर या नोटिफिकेशन भी टैक्स की कैलकुलेशन में हेल्पफुल रहता है। एंड दिस इज द ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट इनकम टैक्स का है, जिसमें आपको कंपनी एक्ट या सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी ऑप्शन में दे रखा था। इन दोनों को आपको एलिमिनेट करना था। गॉट इट। उसके बाद हमने देखा था कि इनकम टैक्स एक्ट है क्या। सेक्शन 1 के अंदर हमने 3 चीजें देखी कि शॉर्ट टाइटल, जिसमें कि ये बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जो कमर्स हुआ था, लगना स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। लगता किस पे है? हॉल इंडिया के ऊपर लगता है, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। गॉट इट। उसके बाद हमने सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन देखी थी। हमने 4 से 5 मेन डेफिनेशन यहाँ देखी थी, जिसमें एसएससी के बारे में हमने समझा था। एसएससी वो पर्सन जिसको टैक्स पे करना होता है। यहाँ मैंने क्वेश्चन भी दिया था, क्या हर पर्सन एसएससी होता है? क्या हर पर्सन एसएससी होता है? यस या नो? या हर एसएससी जो है वो पर्सन होता है? हर एसएससी जो है वो पर्सन होता है, बिल्कुल। ये दोनों चीजें हमने देखी थी। हर पर्सन एसएससी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पर्सन टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आता उसको हम एसएससी नहीं मानते। मैंने एक टर्म यूज करी अभी, टैक्स स्लैब। ये टैक्स स्लैब क्या है, ये आज के क्लास का हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। इसको स्टार मार्क कर लो। टैक्स कैलकुलेट आज हम करेंगे कि एक पर्सन की XYZ इनकम दे रखी है तो उसका कितना टैक्स बनेगा। टैक्स स्लैब क्या होता है ये सब आज के क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान रख लेना, आप क्लास को कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल कोई बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। मैं श्योरिटी देती हूँ, चीजें नहीं समझ में आई हैं तो बस कंटिन्यू रहो, समझ में आएंगी। पिछले वाले क्लासेस साथ साथ देखते रहो। सेकंड हमने देखा था पर्सन कौन होता है। 7 टाइप के हमारे पर्सन के बारे में हमने समझा। देन हमने इनकम को देखा, इनकम क्या होती है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपकी 5 हेड ऑफ इनकम बता रखी हैं।
नेक्स्ट आपकी असेसमेंट ईयर जो सेक्शन 2(9) के अंदर डिफाइन की गई है। प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया है आपका 234 के अंदर। देखो ये क्या याद करने हैं सेक्शन, यस बेटा ये सेक्शन याद करने हैं कि एसएससी को डिफाइन किया गया है 27 में, पर्सन को डिफाइन किया गया है 231 में, इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 224 में, असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया है 2(9) के अंदर, प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया है 234 में, एंड द टोटल इनकम को डिफाइन किया है 254 में, सॉरी 245 में, 54 नहीं 45 उल्टा बोल दिया मैंने। एक और पॉइंट जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, स्टार लगा लो, जो सेक्शन 234 में प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 234 में ये बोला गया है प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर दैट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स। ये बोला है सेक्शन 234 में, क्या बोला है कि प्रीवियस ईयर वो ईयर है जो कि सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन किया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, वो ईयर जिसके अंदर मैंने इनकम अर्न की है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर वो इनकम जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है। अगर मैंने इनकम अर्न की है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24 तक, ये बन गया मेरा प्रीवियस ईयर, इस साल मैंने इनकम अर्न की है। अब इस इनकम पे मैं टैक्स पे करूंगा 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक, ये है मेरा असेसमेंट ईयर। क्या यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम दिख रहा है? जी नहीं, मतलब जर्नल कंडीशन के अंदर आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो है वो सेम नहीं होता। जो प्रीवियस ईयर होता है उसे नेक्स्ट ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। लेकिन हमने 5 एक्सेप्शंस देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि असेसमेंट ईयर को ही हम प्रीवियस ईयर मान लेते हैं। वो 5 एक्सेप्शंस क्या क्या थी उसका हमने निमोनिक याद किया था, सलाद, जिसके लिए आपको सेक्शन याद रखना भी जरूरी है। एस से क्या था, सेक्शन 174, सॉरी सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस। एल से क्या था, पर्सन लीव इंडिया परमानेंटली, जो डिफाइन किया है 174। अगर कोई पर्सन परमानेंट इंडिया को छोड़ के जा रहा है तो उसी साल उससे हम टैक्स का पैसा ले लेंगे, दैट इज सेक्शन 174। उसके बाद ए क्या है, ए है आपका एओपी या बीओआई, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है वो ऑब्जेक्टिव अगर उनका फुलफिल हो गया तो हम उनसे पैसा ले लेंगे टैक्स का, ये डिफाइन किया है 174 ए के अंदर। नेक्स्ट ए क्या है, अवॉइड टैक्स। आपको टैक्स अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो किसी और के नाम पे, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 175 के अंदर। एंड लास्ट इज सेक्शन 176 के अंदर डिफाइन किया गया है डिसकंटिन्यू बिजनेस, कि अगर आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हो तो इसी साल आप उस बिजनेस से जो इनकम करी है उस पे आप हमको टैक्स दे सकते हो। ये एक टेबल है जिसके अंदर आपको सेक्शन भी दिए गए हैं और साथ में रीजन भी दिया गया है कि हम ये एक्सेप्शन का रीजन क्या है, कि हम क्यों इन 5 कंडीशन के अंदर असेसमेंट ईयर को ही प्रीवियस ईयर मान लेते हैं या प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर मान लेते हैं। समझ में आया? ये मैंने एक कीवर्ड पेड था, लेकिन इसमें हमारे प्रॉब्लम ये थी कि डिसकंटिन्यू बिजनेस बाद में आ रहा था और प्रॉपर्टी पहले आ रहा था, तो हमारे यहाँ पे सेक्शन याद करने में दिक्कत हुई थी, जिसपे मैंने एक और निमोनिक दिया था, वो है आपका सलाद। याद आ गया जिन बच्चों ने पहले क्लास देखी है? याद आ गया ना? चलो नेक्स्ट, फिर हमने चार्जिंग सेक्शन देखा था। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन जो है वो आपका सेक्शन नंबर 4 है, जिसके बेसिस पे हमने ये देखा था कि चार्ज इनकम किस बेसिस पे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट स्टेटस, नेचर ऑफ इनकम एंड द सोर्स ऑफ इनकम। अब रेसिडेंट स्टेटस हमने वैसे तो पिछली क्लास में देखा था, एक बार यहीं पे दोबारा देख लो। रेसिडेंट स्टेटस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कोई भी पर्सन, मैं एक टेबल ही बना देती हूँ, इंडिविजुअल। अब
सबसे पहले है आपकी नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि उसको रेसिडेंट बनने के लिए या तो वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहे, कब, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी देन वेल एंड गुड। अगर नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन चेक कर लो। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई तुम 182 डेज नहीं रह रहे, लेकिन तुम 60 डेज और उससे ज्यादा हो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर, प्लस लास्ट 365 डे या उससे ज्यादा हो आप 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर। या तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए या फिर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसमें से जो भी कंडीशन फुलफिल आपकी होती है आप रेसिडेंट बन जाते हो। लेकिन एक एक्सेप्शन हमने यहाँ पे देखी थी। वो एक्सेप्शन क्या थी कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसकी इनकम जो है वो 15 लाख या उससे ज्यादा है, तो उसके ऊपर या तो आपकी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी या फिर उसके लिए जो कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन 182 डेज एंड मोर इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, प्लस 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। समझ में आया? इससे वो क्या बन जाता है, रेसिडेंट बन जाता है। अगर वो रेसिडेंट बन जाता है तो हमें चेक करनी होती है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में हमारे पास अगेन 2 कंडीशन आएंगी कि पर्सन यहाँ पे हमारा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या रेसिडेंट नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके लिए उसको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो है कि 730 डे और मोर लास्ट 7 ईयर के अंदर वो इंडिया के अंदर होना चाहिए, प्लस लास्ट 10 ईयर में से किसी भी 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। वो रेसिडेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन उसने एक साथ फुलफिल की है तो ही वो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, अदरवाइज वो हमारा नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सोर्स ऑफ इनकम। अब देखो इनकम हमारा फॉरेन इनकम भी होती है और इंडियन इनकम भी होती है। सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था स्कोप ऑफ इनकम, कि किस इनकम पे टैक्स लगेगा। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। सिर्फ आपको ये देखना है, या तो पर्सन का कनेक्शन इंडिया से बना दो, पर्सन का कनेक्शन इंडिया से बना दो, या फिर जो वो इनकम अर्न कर रहा है वो इंडिया से हो। अगर इसमें से कुछ भी हुआ तो इंडिया के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर्सन का कनेक्शन इंडिया से होने का मतलब क्या है कि वो अगर रेसिडेंट है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर वो इनकम एक्रू या डीम टू बी एक्रूड और ड्राइव्ड इन इंडिया है तो भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही वो पर्सन इंडिया से बाहर रह रहा है। लेकिन इनकम जो है वो एक्रू और एक्रू जो है वो इंडिया के अंदर हुई है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया? ये सारा हमने विद एग्जाम्पल पहले देखा है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। इंडिविजुअल का स्टेटस अभी हमने देख ही लिया। साथ में आप एक बार HUF और कंपनी का स्टेटस वो देख लो। फिर चलते हैं सीधा टैक्स स्लैब वाले कंसेप्ट पे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। HUF फर्म AOP का जो रेसिडेंट स्टेटस डिफाइन किया गया है वो है सेक्शन 6(2) के अंदर, जिसमें ये बोला है कि अगर HUF फर्म और AOP का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है, चाहे होली हो या पार्शली हो, अगर कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया से है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये एडिशनल है HUF के केस में। HUF में रेसिडेंट के लिए
तो ये कंडीशन होगी कि उसका कनेक्ट होली या पार्शली इंडिया से कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जो HUF है वो रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी या रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कंडीशन में भी आता है। इसके लिए आपको देखना होता है कर्ता। कर्ता अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो HUF भी आपका ऑर्डिनरी बनेगा। कर्ता अगर नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो HUF भी आपका नॉट ए ऑर्डिनरी बनेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपको मेन ध्यान रखना है उसमें ये है, फर्म, AOP, BOI या कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के केस के अंदर नहीं आते हैं। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, कंपनी जो कि सेक्शन 6(3) के अंदर बताया गया है। कंपनी क्या? कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी होगी। क्या? कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? देखो, कोई भी अगर इंडियन कंपनी है वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, चाहे वो इंडिया के अंदर काम कर रही हो या वो फॉरेन में काम कर रही हो, चाहे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया हो या किसी और कंट्री में हो, अगर वो कंपनीज एक्ट के अंदर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो हमेशा एंड हमेशा इंडियन कंपनी बनेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है बट उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो भी वो हमारी इंडियन कंपनी बनेगी। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है वो है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड एक कंपनी जो कि USA के अंदर वर्क कर रही है तो उस कंपनी का रेसिडेंट स्टेटस क्या होगा? ऑफ कोर्स कंपनी एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है तो वो आपकी इंडियन कंपनी बनेगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? टैक्स स्लैब की तरफ चले, जो मैंने अभी बताया था आपको कि आज हम टैक्स स्लैब करने वाले हैं। टैक्स स्लैब की तरफ चले। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो पहले ये बता दो। किसी का कोई डाउट है आज तक की क्लास में? चलिए बढ़ते हैं आगे टैक्स स्लैब की तरफ। देखो, सबसे पहले हम मैंने आपको प्रीवियस ईयर बताया क्या होता है, मैंने आपको असेसमेंट ईयर बताया क्या होता है ना? अभी जो मैं आपको ये टैक्स स्लैब बताने वाली हूँ वो हमारे प्रीवियस ईयर 24 के लिए होगी। 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 इस टाइम पीरियड के बीच में जो आपने इनकम अर्न की है उस पे आपको टैक्स देना है। असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा आपका 25-26 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 इस पे आपको टैक्स पे करना है। ये जो है ये आपका आया है बजट 25 के अंदर। जो मैं ये अभी आपको बताने वाली हूँ ये आपका एनुअल फाइनेंशियल एक्ट जिसको बजट भी बोलते हैं, ये सारे टैक्स स्लैब 25 के अंदर जो अभी निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया था उसके अकॉर्डिंग है। ये हमारा न्यू रिजीम में आएगा। समझ में आया? अब इसके टैक्स स्लैब क्या है लिखो। इनकम लिखो एक तरफ, दूसरी तरफ उसके रेट लिखो। इनकम क्या? 4 लाख तक की अगर इनकम है तो आपका टैक्स रेट 0 बनेगा। 4 लाख से 1 लाख की अगर इनकम है तो उस पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम है तो उस पे 10% का टैक्स लगेगा।
12 से 16 लाख की इनकम पे आपका 15% का टैक्स लगेगा। 16 टू 20 लाख तक की इनकम पे आपका 20% टैक्स लगेगा। 20 टू 24 लाख तक की इनकम पे 25% टैक्स लगता है। एंड मोर देन 24 लाख पे आपका 30% टैक्स रेट लगेगा। सबसे पहले तो ये स्लैब याद होनी चाहिए। देखो, याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सब में 4 का डिफरेंस है, 4 लाख का डिफरेंस है। एंड टैक्स रेट आपका 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अगर आपसे ये पूछा जाए अकॉर्डिंग टू बजट 2025 या फिर एनुअल फाइनेंशियल एक्ट 25-26 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बजट फॉर द इंडिविजुअल कितना है, दैट इज द 30%। ये क्वेश्चन बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है आपका, चलो अभी दिमाग में नहीं आया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक इनकम ले लो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ABC, इसकी इनकम मैंने मान ली, इसकी इनकम है आपकी 18 लाख, 18 लाख रुपए इसकी इनकम है। अब मेरे को इसकी टैक्स लाइबिलिटी चेक करके बताओ, टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी। सबसे पहले 4 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स। 4 टू 8 कितना लाख हो गया, 4 से 8 लाख तक कितने इनकम होगी, 4 लाख। 4 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा। 2 0 से 2 0, 1 2 3 4 5 जा 20। उसके बाद नेक्स्ट, अब तक हम कितने इनकम पे टैक्स लगा चुके हैं, 8 लाख। ये देखो, अभी तक 8 लाख की इनकम पे टैक्स लगा लिया। अब नेक्स्ट अगेन 4 लाख, नेक्स्ट अगेन देखो 8 से 12 लाख। अब 8 से 12 लाख कितने का डिफरेंस है, 4 लाख का। अब इस 4 लाख पे 12 लाख तक की इनकम पे इस 4 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 10% का टैक्स लगेगा। 10% का टैक्स लगेगा। कितना हो गया, 40,000। 40,000। अगर ये इनकम मेरी 18 लाख ना होके 12 लाख होती, तो अब तक 12 लाख पे मेरा टैक्स कितना लग चुका है, 60,000। लेकिन ये इनकम 12 लाख नहीं है, ये इनकम मेरी 18 लाख है। क्या ये इनकम 16 से ज्यादा है, हाँ। 16, 12 एंड 16 में डिफरेंस कितना, अगेन 4 लाख। नेक्स्ट ये 4 लाख पे अब कितने परसेंट का टैक्स रेट है, 15% का। 2 0 से 2 0 गई, 15 4 जा 60, 60,000 ये आपका टैक्स रेट बन गया। अब मेरे को ये बताओ ये कितने रुपीस पे बना। अगर मेरी इनकम 16 लाख होती तो मेरा टैक्स रेट 1,20,000 बन जाता। यहाँ तक समझ में आया। अगर मेरी इनकम 16 लाख होती तो मेरा टैक्स रेट 1,20,000 बन जाता। लेकिन यहाँ मेरी इनकम 16 नहीं, यहाँ मेरी इनकम 18 लाख है। तो कितने लाख ज्यादा है, 2 लाख ज्यादा है। अब नेक्स्ट रेट कितना है आपका, नेक्स्ट रेट है आपका 20। देखो ये 18 जो है वो यहाँ इसके 16 एंड 20 के बीच में आ रहा है ना, तो ये वाला इस पे अब टैक्स स्लैब रेट लगेगा 20। 2 0 से 2 0, ये बन गया आपका 0 0 0, 2 2 जा 4, 40,000। तो अगर मैं बात करूं टोटल आपके 18 लाख के इनकम पे न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कितना रेट लगेगा, तो वो होगा आपका 1,60,000। समझ में आया। अगर इनकम 18 लाख है तो आपको कितना टैक्स रेट भरना पड़ेगा, दैट इज 1,16,000। किस तरीके से टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये समझ में आ गया।
अब देखो ये था हमारा न्यू रिजीम। अब एक चीज और सीखो यहीं पे। चलो, अब आपने सुना होगा एक हमारा सेक्शन है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है आपका 115 BAC। ये आपका एक ऐसा स्पेशल सेक्शन है इनकम टैक्स का जिसने टैक्स स्लैब दी है। एक्चुअली में ये आज के टाइम पे आपका बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। तो ये क्या है? दिस इज बाय डिफॉल्ट। और अगर इस स्लैब रेट के अंदर आपको जाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट, जिसको आप न्यू रिजीम भी बोल सकते हो, वो आपका ये है। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर आपके टैक्स रेट क्या है ये देखो। 3 लाख तक आपका 0 टैक्स है। 3 to 7 लाख तक आपका 5% टैक्स है। 7 to 10 लाख आपका 10% का टैक्स है। 10 to 12 लाख आपका 15% का टैक्स है। 12 to 15 लाख आपका 20% का टैक्स है। एंड मोर देन 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा आपका 30%। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ये देखो डिफरेंस कितना कितना है। 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। यहाँ पे आपका कितना डिफरेंस है? 4 लाख का डिफरेंस है। 7 to 10, 3 लाख का डिफरेंस है। 10 to 12, 2 लाख का डिफरेंस है। अगेन 12 to 15, 3 लाख का डिफरेंस है। एंड मोर देन 15। डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस आपका पहले 4, 3, 2, 3, 0 इस तरीके से है। पहले 4 लाख का डिफरेंस, फिर 3 लाख का डिफरेंस, फिर 2 लाख का, देन अनदर 3 एंड 0। ये क्लियर हुआ? अब एक पॉइंट और जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि बाय डिफॉल्ट रिजीम में का 25% टैक्स स्लैब नहीं दे रखा, दे ही नहीं रखा है ही नहीं। दोनों में आपको टैक्स निकालना आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इनकम कहती हूं कि इसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम 18 लाख है, यहाँ पे अगर 18 लाख इनकम है एक पर्सन की, तो अब इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा मेरे को कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 लाख तक 0, 3 to 7, 4 लाख का 5%, 20,000। 7 to 10, 3 लाख का 10%, 30,000। 10 to 12, 2 लाख का 15%, अगेन 30,000। 2 लाख का 15%। 12 लाख टू 15%, अगेन 3 लाख बना ये डिफरेंस। 3 लाख का 20%, 60,000। अब मोर देन 15 कितने हैं? 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18। नेक्स्ट 3 लाख पे बनेगा 30%, जो रेट होगा वो होगा 90,000। ये आपकी इसके अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी आ गई। 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12 प्लस 9, 12 प्लस 9,
21, 21 plus 2, 23, 2,30,000 इसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ चुकी है। समझ में आया? टैक्स स्लैब निकालना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली में आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। ये सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में नोट करेंगे साथ साथ। स्टेप 2 कैलकुलेट टैक्स, ये सारे स्टूडेंट नोट करेंगे क्योंकि इस एक प्रोसेस से आपके 5 से 6 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो जब भी आपको टैक्स स्लैब कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखो कि उसका रेसिडेंट स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर पर्सन रेसिडेंट है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसके ऊपर कुछ केसेस के अंदर टैक्स लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा। किस केसेस के अंदर लगेगा? उस केस में लगेगा जहां पे नॉन रेसिडेंट होते हुए जो इनकम अर्न हो रही है वो इंडिया से हो रही है। ये सारा मैंने आपको देखो फर्स्ट क्लास में बताया है। आज मैं अभी एक बार सारा का सारा स्टेप लिखवाने के बाद रिलेट भी करवाऊंगी। स्कोप ऑफ इनकम के अंदर मैंने आपको बताया था या तो पर्सन का कनेक्शन इंडिया से हो या इनकम का कनेक्शन इंडिया से हो तो आपका टैक्स लग जाएगा। तो सबसे पहले तो देखना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उस पर्सन का। अब रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के बाद हमारे टोटल 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। कौन कौन से 5 हेड है? सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है एंड अदर सोर्सेस है। देन आप क्लासिफाई करोगे इनकम अंडर द डिफरेंट हेड या कंप्यूट करोगे इनकम ऑफ ईच हेड। इनकम इनकम कैलकुलेट फॉर ईच हेड, हर एक हेड की आपको इनकम कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है जो कि है क्लबिंग। अब ये क्लबिंग क्या होता है पहले ये कंसेप्ट समझो। आप क्लबिंग करोगे, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड एंड स्पाउस। एक बार लिख लो, अभी बताती हूँ फिर। माइनर चाइल्ड ऑफ स्पाउस। अब देखो क्लबिंग का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा, माइनर बच्चा 18 साल से कम जिसकी उम्र है, उसको कुछ ना कुछ इनकम हुई है और वो इनकम जो हुई है उसको बाय चांस मिली है। देखो अगर उसने खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाया है ना तो वो कभी भी क्लब नहीं होता। लेकिन अगर उसको इनकम बाय चांस मिली है, लॉटरी से मिली है, किसी रिश्तेदार ने दे दी है, तो वो इनकम आपके पेरेंट की इनकम बन जाएगी। और पेरेंट की इनकम जब कैलकुलेट होगी तो उस पे उस माइनर चाइल्ड को मिली हुई इनकम पे भी टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट की इनकम जो है वो 50 लाख थी। एक पार्टी हुई, पार्टी के अंदर बच्चे को जो है वो गोल्ड की ज्वेलरी मिली, जिस ज्वेलरी की कीमत जो है वो 10 लाख थी, जिस ज्वेलरी की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए थी। अब ये जो ज्वेलरी मिली है वो माइनर बच्चे को मिली है, बट एक्चुअली में ये ज्वेलरी जो है वो हमारे पेरेंट की इनकम में क्लब हो जाएगी और जो टोटल इस पेरेंट की इनकम बनेगी वो फिर 60 लाख बनेगी। और इस पेरेंट को 60 लाख की इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो क्लबिंग का प्रोविजन मैं आपको आगे बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ तो मेरे को लगता है कि मीनिंग आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए।
क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब समझ में आया कि क्लबिंग ऑफ इनकम जब होती है जब माइनर चाइल्ड ने बिना किसी मेहनत के उस माइनर बच्चे को पैसा मिल गया है, तो वो इनकम जो है वो पेरेंट के इनकम के अंदर क्लब हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और उस इनकम पे फिर पेरेंट्स को टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया है? अब देखो, नेक्स्ट स्टेप है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इन स्टेप के बाद करने वाले हैं वो यही करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस वाला। लेकिन अभी छोटा सा मीनिंग समझ लो इसका भी। सेट ऑफ क्या हुआ ना, एक सेकेंड यार। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस। देखो, ये जरूरी तो नहीं है कि आपको बिजनेस में हमेशा एंड हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो जो आपकी पर्सन है वो कहते हैं कि सरकार जी जब प्रॉफिट होता है तब तो आप हमसे टैक्स मांगने आ जाते हो, जब लॉस होता है तब तो आप हमारी कोई मदद नहीं करते। तो सरकार कहती है, देखा जाए तो बात तो सही है। तो सरकार ने ना आपको एक ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या दिया? इनकम टैक्स है तो टैक्स से रिलेटेड ही ऑप्शन देगी। हाँ, तो यहाँ पे सरकार ने आपको एक ऑप्शन दिया कि अगर आपको पहले कभी लॉस हुआ है ना, तो उस लॉस को आप अगले साल की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये है एडजस्ट करना लॉसेस को अगेंस्ट द अदर इनकम इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो एग्जांपल समझो, आपके पास एक बिजनेस था 2020 के अंदर, उस बिजनेस में आपको 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 2021 के अंदर उस बिजनेस से आपको 3 लाख रुपए का फायदा हो गया। 3 लाख रुपए का फायदा हुआ, लेकिन टैक्स स्लैब में तो नहीं आई। ठीक है, 2022 के अंदर आपको इस बिजनेस से 12 लाख रुपए की इनकम हो गई, अगेन फायदा हो गया। अब जब सरकार ने ये 12 लाख की इनकम देखी तो सरकार आ गई, बोलती ला भाई पैसा दे। तो यहाँ पे जो पर्सन था वो बोलता, अगर मैं पिछले अपने 3 साल की इनकम को भी मिलाता हूँ, मेरे को जो फायदा मिल रहा है वो तो मेरे को यहाँ पे 5 लाख रुपए का ही फायदा मिल रहा है। मेरी तो 3 साल की इनकम को मिलाकर भी मैं टैक्स स्लैब में नहीं आ रहा हूँ, और तुम मेरे से अब टैक्स मांग रहे हो। लॉस हुआ जब कहाँ थे भाई? सरकार को बात तो समझ में आई। तो सरकार ने कहा चल तू एक काम कर, तू ना इक्वेट कर दे इसको। इक्वेट कैसे करेगा? इक्वेट ऐसे कर दे कि जो ये तेरा पिछला 10 लाख रुपए का नुकसान था ना, इस नुकसान को तू यहाँ ले ले। मैंने कहा ठीक है, ले लिया जी। अब बता तेरा प्रॉफिट कितना बचा? अब वो पर्सन कहता जी अब मेरा प्रॉफिट बचा 2 लाख का। सरकार कहती है क्या 2 लाख पे टैक्स बनता है? जी नहीं बनता। बोलते ठीक है तो तुझे टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर मेरा यहाँ प्रॉफिट होता, मैंने मान लिया मेरा ये प्रॉफिट है 22 लाख का, मैंने 10 लाख कर दिए यहाँ पे नुकसान की भरपाई, मुझे लास्ट में फिर भी प्रॉफिट बच गया 12 लाख का, तो सरकार कहती है अब तो देना पड़ेगा 12 लाख पे टैक्स। यहाँ पे 22 लाख तूने कमा लिए, उसमें से चलो मान लिया तेरा पहले नुकसान था, तो तू 10 लाख अपने निकाल ले, 12 लाख जो कमाए हैं इस बार एक्स्ट्रा उस पे तो टैक्स देगा। तो जो ये 10 लाख रुपए मैंने कभी पिछले साल के नुकसान किए हुए इस बार उसकी भरपाई करवाई है, दिस इज द सेट ऑफ।
कि पिछले साल के लॉसेस को सेट ऑफ करके अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर देना। तो सबसे फिर आपको करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इट। इसमें कितना कैरी फॉरवर्ड होता है, कितने साल के लिए होता है, कौन से हेड की इनकम में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक ये 4 स्टेप प्रोसेस के समझ में आए, मुझे ये बताओ अभी तक ये 4 स्टेप समझ में आए हैं प्रोसेस के? चलो, जैसे ही आपने सारे लॉस को सेट ऑफ किया तो आपके पास आ गई यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम। अभी ये ग्रॉस है, नेट नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ आ गई, आप यहां से आप कंप्यूट कर सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो ये ग्रॉस टोटल इनकम आई है, इस पे मुझे कुछ डिडक्शन भी मिलेगी। इनकम टैक्स एक्ट मुझे कुछ ना कुछ फायदा देता है, तो मुझे कुछ ना कुछ डिडक्शन मिलेगी। तो हम डिडक्शन दे देंगे कि प्रोवाइडिंग डिडक्शन, प्रोवाइडिंग डिडक्शंस। डिडक्शन देने के बाद आपके पास आ जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कि आपकी एक्चुअली में टोटल इनकम क्या है, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी टोटल इनकम इस बार इतनी है। अब इस टोटल इनकम के ऊपर जो हमने ये ऊपर स्लैब रेट देखे थे, ये वाले, ये सारे, इस टोटल इनकम के ऊपर अब ये वाले स्लैब रेट आपको अप्लाई करनी है और उसके बेसिस पे आपको टैक्स निकालना है। एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑन टोटल इनकम, एप्लीकेबल टैक्स ऑन टोटल इनकम, इसके ऊपर टैक्स निकाल लिया। अब हमारी 2 चीजें होती हैं, एक होता है सरचार्ज, एक होता है सेस। अब ये सरचार्ज या सेस क्या होता है ये और समझो। अब ये आ गई आपकी कि इतने इनकम पे आपका इतना टैक्स बन गया। अब एक पॉइंट आता है सरचार्ज। अब ये सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है बेटा टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे इनकम कितनी मान ली मैंने यहाँ इनकम मान ली मेरी 60 लाख, मेरी इनकम आ गई 60 लाख। सरचार्ज के रेट क्या होते हैं, एक बार छोटा सा यहाँ कोने में लिख लो। सरचार्ज के रेट 50 लाख टू 1 करोड़, आपको 10% का सरचार्ज देना पड़ता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% का सरचार्ज लगता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% का सरचार्ज आपको देना होता है। एंड अगर आपकी साल की इनकम 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपका सरचार्ज बनता है यहाँ पे 37%। मैक्सिमम सरचार्ज कितना होता है, ये दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको याद रखना, 37%। समझ में आया? अब यहाँ मेरी इनकम जो है वो 60 लाख है। सबसे पहले तो 60 लाख के हिसाब से मेरा टैक्स रेट निकाल दो। मैं यूज कर लेती हूँ बाय डिफॉल्ट में यही वाला रिज्यूम अपना टैक्स रेट यूज कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास स्पेस है कैलकुलेट करने के लिए, है ना। मैंने ये वाला ऑप्शन लिया और मेरी इनकम कितनी है इस बार? मेरी इनकम है जी 60 लाख। 3 लाख तक जीरो टैक्स, 3 to 7 डिफरेंस कितना है? 4 लाख का। 4 लाख पे 5% टैक्स रेट कितना बना? 20,000।
अगेन 3 लाख पे 10% टैक्स रेट कितना बना 30,000। होप सो अब मैं थोड़ा सा फास्ट ये कैलकुलेशन कर रही हूँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगेन 10 से 12 लाख, 2 लाख पे 15% 30,000, 12 to 15 लाख कितना टैक्स रेट बना 3 to 6 60,000। एंड 15 लाख से लेकर 60 लाख तक मतलब कितना है 45 लाख। 45 लाख के हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना है 30%। 45 लाख का 30% ये बन गया मेरा 13,50,000। 13,50,000 मेरे यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई, एक बार मेरे को कोई बता सकता है यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी मेरी कितनी बनी है 44,90,000। ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन गई। ये मेरी क्या, ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन गई। अब देखो एक सेकेंड, जब मैंने टोटल इनकम कितनी है मेरी 60,000, टैक्स लाइबिलिटी मेरी कितनी बनी है, टैक्स लाइबिलिटी बनी है मेरी 44,90,000। अब जो ये टैक्स लाइबिलिटी बनी है इस पे लगेगा मेरा सरचार्ज कितना लगेगा 10%, क्योंकि इनकम जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ है। अब इसका निकालो 10%, कितना आ गया 4,90,000। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो, ऐड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। अगर आप मोटी मछली हो, आपके पास पैसा ज्यादा है तो ही ये आपका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये आपका सरचार्ज के बाद आपकी अमाउंट कितनी आ गई 9918 44819 एंड 49,800 यहाँ तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ चुकी है। अब इसके ऊपर लगता है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मेरा पेन अब ऐड करना है इस पे आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये 4% किसका कैलकुलेट होगा, अगेन ये 4% कैलकुलेट होगा इस अमाउंट का 49,80,000 का 4%। जो भी आपकी अमाउंट आएगी, मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं घुसूंगी, मैं बस समझाना ये चाह रही थी किसका कैलकुलेट होता है। जो भी अमाउंट आएगी वो लिख लो। ये आ गया क्या आपका सरचार्ज। इसके बेसिस पे अब जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी है उसको राउंड ऑफ करके आपको पेमेंट कर देनी है। समझ में आया। साथ में एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लो यहाँ पे, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो उसको भी डिडक्ट करते हो आप, डिडक्ट एडवांस टैक्स या आपका टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगर कोई है तो उसको आप डिडक्ट करते हो, देन आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ से आपकी निकल के आती है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझिए, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस वाला। इस टॉपिक को समझें अब अच्छे से।
सिर्फ ये एक टॉपिक और समझेंगे, देन अपने क्लास को खत्म करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका आज की क्लास का, जो कि है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस। टोटल आपके 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हेड ऑफ इनकम ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि ये सेट ऑफ हो सकता है या ये पेन दिक्कत क्यों दे रहा है, एक सेकेंड गाइस। सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ के साथ साथ क्या ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है वो लिखेंगे, और अगर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा वो लिखेंगे। फर्स्ट आपका सैलरी हेड होता है। सैलरी हेड का लॉस कभी भी ना तो किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते, उस सेम हेड में कभी सैलरी का लॉस होता ही नहीं है। तो सैलरी से जो इनकम आपको हुई है उससे आप किसी दूसरे हेड के लॉस को ना ही सेट ऑफ कर सकते हो, ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एप्लीकेबल। गॉट इट। सेकंड है आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। जब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अगर मुझे सेम हेड से सेटिस्फाइड करना है, सेम हेड से मेरे को सेटिस्फाइड नहीं, सॉरी, सेट ऑफ करना है, तो उसके मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, कितना भी मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ। लेकिन इंटर हेड एडजस्टमेंट के लिए, इंटर हेड मतलब किसी और हेड से अगर मुझे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ करना है तो उसकी लिमिट है 2 लाख। इससे ज्यादा मैं सेट ऑफ नहीं कर सकती। बट जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है वो ओनली एंड ओनली सेम हेड में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स? फॉर 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होगा सेम हेड में ओनली 8 ईयर्स। सेट ऑफ हो सकता है सेम हेड में विदाउट एनी लिमिट, और इंटर हेड एडजस्टमेंट है तो 2 लाख रुपीज मैक्सिमम। गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड है आपका कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको याद करने की ट्रिक है आपकी लड़ाई वाला कंसेप्ट। लड़ाई वाला कंसेप्ट क्या है कि अगर छोटे भाई की किसी से लड़ाई हुई तो बड़ा भाई सपोर्ट में आ सकता है, बट बड़े भाई की लड़ाई होगी छोटा भाई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बच्चा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करती हूँ तो मैं उसको ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम से ही सेट ऑफ कर सकती हूँ, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम से ही मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ फॉर द 8 ईयर। लेकिन जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करती हूँ तो मैं इसको सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकती हूँ एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकती हूँ। साथ ही मैं कैरी फॉरवर्ड भी इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम में कर सकती हूँ एंड लॉन्ग टर्म की भी कर सकती हूँ वो द सेम 8 ईयर्स। समझ में आया। नेक्स्ट आपका पीजीबीपी। कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं आपके पीजीबीपी में? मेनली 3 टाइप की बिजनेस कैटेगरी है। देखो,
पीजीबीपी। पीजीबीपी क्या है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक होता है मेरा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं लाइक जो आप कहते हो ना लॉटरी वाले या सट्टाबाजी वाले, जिसमें आपकी इनकम के आप कह सकते हो आप उसकी इनकम का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको कितना भी पैसा मिल सकता है और लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है, सट्टाबाजी जिसको कहते हैं। तो ऐसे टाइप का जो आपका बिजनेस है उसके लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो फिर दी सेम हेड ओनली। सेम हेड में भी ओनली स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के हेड को स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की ही इनकम से आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। लेकिन नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस क्या? स्पेशल बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस है आपका 34 एडी वाले। 34 एडी। इसके अंदर कौन से बिजनेसेस आते हैं? वो बिजनेसेस जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है लाइक एजुकेशन, रेस्टोरेंट। तो इनकम अगर आपका कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई भी आपका लॉस हुआ है तो उसको भी आप स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो और उसको कैरी फॉरवर्ड भी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही कर सकते हो। बट इसको आप इनडेफिनाइट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये पॉइंट सबसे मेन यहाँ पे ध्यान रखना है। इनडेफिनाइट पीरियड के लिए आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लास्ट बच गया आप जिसको अदर बिजनेस या नॉर्मल बिजनेस की कैटेगरी में रखोगे। नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर क्या होता है? आप किसी भी हेड की किसी भी इनकम से सेटिस्फाइड कर सकते हो ऐसे लॉसेस को। मैं अगेन पता नहीं क्यों ये सेटिस्फाइड मेरे माइंड में आ रहा है, सेट ऑफ, सॉरी यार। एनी हेड एनी इनकम से आप इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। एक्सपेक्ट सैलरी, क्योंकि सैलरी किससे तो किसी का भी नहीं हो सकता, किसी भी लॉस को सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। एक्सपेक्ट सैलरी। लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो हो सकता है वो ओनली एंड ओनली सेम हेड में होगा। कैरी फॉरवर्ड आपका ओनली सेम हेड में हो सकता है। कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? फॉर द 8 ईयर्स। समझ में आया ये भी? नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में अगर हम कैजुअल इनकम की बात करते हैं, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम ना ही आपकी सेट ऑफ हो सकती है ना ही कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकती तो टाइम पीरियड तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है आपकी कोई अदर लॉस हो गया, किसी भी हेड की किसी भी इनकम से सेटिस्फाइड आपका हो सकता है। कोई भी अदर इनकम से आपको अदर लॉस हुआ तो वो एनी हेड एनी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। एक्सपेक्ट सैलरी, एनी हेड एनी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है बट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये पॉइंट ध्यान रखना है, कैरी फॉरवर्ड आपका नहीं हो सकता है। ये था हमारा कंप्लीट प्रोविजन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। आपको ध्यान क्या रखना है? कितने साल तक कौन सा लॉस का कौन से हेड से सेट ऑफ हो सकता है, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक टेबल है, बस इस टेबल से ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया? अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ, सैलरी से ना तो सेट ऑफ हो सकता है ना ही सैलरी से कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, क्योंकि सैलरी पे कभी भी लॉस
नहीं होता है। देन आता है सेकंड हमारा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में सेम हेड से सेट ऑफ करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन किसी दूसरे हेड से अगर आप सेट ऑफ करते हो तो 2 लाख तक की लिमिट है। फर्स्ट पॉइंट ये है सेट ऑफ का। देन कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो 8 साल तक ओनली फॉर द सेम हेड। अगर सेम हेड से आपको प्रॉफिट हुआ है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द 8 ईयर। नेक्स्ट है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हो ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम से ही, और इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो 8 साल के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको हुआ है तो उसको सेट ऑफ किया जा सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। बोथ क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉर द सेम 8 ईयर। नेक्स्ट है आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी में आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस आया, स्पेसिफाइड बिजनेस आया एंड द नॉर्मल बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से जो आपका लॉस है वो सेट ऑफ हो सकता है फॉर ओनली एंड ओनली स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही, एंड कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही और 4 साल के लिए। स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करते हैं, जो आपको सेक्शन 34 एडी के अंदर 14 टाइप के स्पेसिफाइड बिजनेस बताए गए हैं। तो उसमें भी यही है कि स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस है तो उसको स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो और स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द इनडेफिनिट टाइम पीरियड। ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, वो नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है एक्सपेक्ट सैलरी, बट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ओनली एंड ओनली फॉर द सेम हेड फॉर द 8 ईयर। गॉट इट। एंड द लास्ट है आपका अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में अगर कैजुअल इनकम है तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ना सेट ऑफ हो सकता ना ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता, और कुछ अदर लॉस बच गया तो उसको किसी भी हेड की किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, बट वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ओ आई गॉड, नींद आ रही है भाई मुझे भी रात को। अभी जो टाइम है वो 10 बजे हुए हैं एंड मैं आप सबके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड इट्स संडे टुडे। कल मुझे मॉर्निंग में कॉलेज भी जाना है ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। वैसे भी आई थिंक हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, अराउंड 1 घंटे की हो ही चुकी है, मैं इतनी रखती हूँ। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं। लास्ट तक क्लास देखी, ऑफ कोर्स समझ में आया होगा। ए वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच।